और अब सीसामऊ का संग्राम। यूपी उपचुनाव की 9 सीटों में से एक है सीसामऊ विधानसभा सीट, जिसके वजूद से लेकर के अब तक समाजवादी पार्टी की यहां दावेदारी है, क्योंकि इस सीट का समीकरण ऐसा है कि समाजवादी पार्टी की सियासत को सूट करता है और इस पर सेंधमारी के लिए बीजेपी ने भी जातीय समीकरण का कार्ड इस बार खेल दिया है। बीजेपी ने यहां ब्राह्मण उम्मीदवार को उतारा है और अखिलेश के पीडीए के फॉर्मूले को डेंट करने का दांव खेला है। बीजेपी इस सीट पर अगड़ी जाति की गोलबंदी करना चाहती है और अगर योगी का यह प्लान मतदान के दिन चला तो सीसामऊ की सीट अखिलेश के लिए मुश्किल हो सकती है, फंस सकती है। क्या है इस सीट का समीकरण, जनता के मन में क्या है, देखिए सीसामऊ से हमारी ग्राउंड रिपोर्ट। राष्ट्र तब सशक्त होगा जब हम एक रहेंगे, नेक रहेंगे, तभी नेक रहेंगे। बटेंगे तो कटेंगे। ये पीडीए की ताकत से घबरा करके नारा निकाला गया है। पीडीए की बढ़ती हुई ताकत से बीजेपी घबराई हुई है, इसीलिए इस तरह के नारे दे रही है। इनकी हर मामले में रही दोगली सोच व नीतियों को ध्यान में रखकर वास्तव में होना ये चाहिए कि बीएसपी से जुड़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे व सुरक्षित भी रहेंगे। उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर उपचुनाव है, इसलिए हाई वोल्टेज सियासी तनाव है। सभी पार्टियां दीपोत्सव खत्म होते ही चुनावी मोड में फुल स्पीड से अपनी रफ्तार पकड़ चुकी। हर कोई जीत का दावा कर रहा है, हर कोई पूरी ताकत के साथ चुनावी मैदान में जीत का गणित बिठाने में जुट गया। मायावती जी निश्चित तौर से उत्तर प्रदेश ने उनको मुख्यमंत्री बनाया, पर मैं समझता हूं कि जिस मुख्यमंत्री के तौर पे जो उनका दायित्व उसके बाद पूर्व मुख्यमंत्री के तौर पे था, एक नेता के तौर पे, उसको कभी उन्होंने पूरा नहीं किया। अनुसूचित जात के साथ, बच्चियों के साथ जितनी अत्याचार, रेप हुए हैं, केवल वोट लेने के लिए राजनीति करती हैं और जनता के उनको दुख तकलीफ से कोई मतलब नहीं। यहाँ से 13 नवंबर को जो विधानसभा का चुनाव हो रहा है, जीतेंगे और इसके साथ पूरे उत्तर प्रदेश में 9 विधानसभा सीटों का चुनाव हो रहा है, उन पर इंडिया गठबंधन के 9 सीटों पर उत्तर प्रदेश में ये उपचुनाव 2027 की सीढ़ी का सीधा दाव है। यहां हर कोई अपना समीकरण सिर्फ इस उपचुनाव के हिसाब से सटीक नहीं बैठा रहा, बल्कि भारतीय जनता पार्टी के योगी आदित्यनाथ हो या फिर सपा प्रमुख अखिलेश यादव, हर कोई इसी गणित के हिसाब से प्रयोग में जुटा है कि 27 के विधानसभा चुनाव में उसका प्रयोग किस तरह किया जाए। उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं, लेकिन सीसामऊ एकमात्र ऐसी विधानसभा सीट है जहां पर उपचुनाव इसलिए हो रहा है कि यहां के जो विधायक थे इरफान सोलंकी समाजवादी पार्टी के, उनको अपराध के एक मामले में सजा हो गई, जिसके तहत उनकी सदस्यता खारिज हो गई। अब यहां पर उपचुनाव हो रहे हैं तो मैदान में उनकी ही पत्नी नसीम सोलंकी उतरी है, जिनके मुकाबले में सुरेश अवस्थी मैदान में हैं। ऐसे में जनता किन मुद्दों पर वोट करेगी और कौन से मुद्दे उसके लिए महत्वपूर्ण है, ये जानने के लिए हम सीसामऊ विधानसभा सीट पर आ गए हैं। यहाँ पर ही लोगों से जानते और समझते हैं कि आखिर इस बार हवा का रुख किधर है और कौन से वो मुद्दे हैं जिस पर सीसामऊ के मतदाता अपना वोट डालेंगे। उत्तर प्रदेश के कानपुर नगर की सीसामऊ विधानसभा सीट पर उपचुनाव की रणनीति तैयार की जा रही। समाजवादी पार्टी ने यूपी चुनाव 2022 में इस सीट पर अपना कब्जा जमाया था। यहां से इरफान सोलंकी जीत दर्ज कर विधानसभा पहुंचने में सफल रहे थे। पिछले दिनों एक महिला के घर को जलाने के मामले में उन्हें 7 साल की सजा सुनाई गई। इसके बाद इरफान सोलंकी की विधायकी जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत समाप्त हो गई। उत्तर प्रदेश में 9 विधानसभा सीटों पर हो रहे उपचुनाव के तहत सीसामऊ में भी चुनावी प्रक्रिया चल रही। पिछले 3 विधानसभा चुनावों में सीसामऊ सीट से समाजवादी पार्टी के टिकट पर इरफान सोलंकी चुनाव लड़े और जीत दर्ज की। एक मामले में कोर्ट ने उन्हें सजा सुनाई और इरफान को विधानसभा की सदस्यता से हाथ धोना पड़ा। ये मुस्लिम बहुल सीट है। इस सीट पर सपा या कहें सोलंकी परिवार का वर्चस्व रहा।
इसलिए यहां से समाजवादी पार्टी ने इरफान सोलंकी की पत्नी नसीम सोलंकी को चुनावी मैदान में उतारा। भाजपा ने जहां सुरेश अवस्थी को उतारा है, वहीं बसपा ने भी वीरेंद्र कुमार शुक्ला को प्रत्याशी बनाया। ब्राह्मण वोट बैंक हासिल करने के लिए दोनों ही दलों के प्रत्याशी खूब पसीना बहा रहे हैं। काम नहीं हुआ है 2 साल से, जहाँ पर हम जा रहे काफ़ी जगह काम रुका हुआ है 2 साल से। पानी की भी बहुत समस्या है, महिलाएं जाते हुए शिकायत करती हैं पानी नहीं है, तो 2 साल से कुछ काम हुआ भी नहीं है। मेरे जो मरहूम ससुर जी, उनके भी ये काम है, उनके भी लोगों को याद है, और मेरे शौहर के भी काम याद है, तो उसका भी कुछ हमें फ़ायदा है। और उसके बाद जब हम जा रहे हैं तो है जनता पूरी साथ है, मेरे परिवार है पूरा। विकास का मुद्दा है, और उस विकास के चूंकि सीसामऊ 25 सालों से उपेक्षित है। जितना भी हिम बस्तियाँ हैं उनमें बहुत सारी समस्याएं हैं। हम जनता के बीच में जो उत्तर प्रदेश सरकार के पूजनीय महाराज योगी आदित्यनाथ जी की सरकार की जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी की जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, उनको लेकर जा रहा हूं। और इतना उत्साह है जनता में कि लगता है कि जैसे 13 तारीख का लोग इंतजार कर रहे हैं। 2012 में नए परिसीमन के तहत सीसामऊ विधानसभा क्षेत्र बना। इसके बाद से ही ये सीट सपा के पास है। इरफान सोलंकी का इस सीट पर खासा दबदबा दिखता है। हालांकि लोकसभा चुनावों में इस सीट पर भाजपा और सपा के बीच कड़ा मुकाबला होता दिखता है। यहां से भाजपा उम्मीदवार को बढ़त भी मिलती दिखी। ऐसे में उपचुनाव का रण बेहद महत्वपूर्ण हो गया। जनता के लिए बदलाव चाहिए, जनता बदलाव चाहती है, और अपनी अपनी किस्मत है कि कौन जीतता है। जनता तो बहुत कुछ चाहती है, लेकिन जनता ये चाहती है कि बदलाव होना चाहिए। पीडीए ज़्यादा यहाँ पर कारगर है अखिलेश यादव वाला कि योगी जी का ज़्यादा मामला है? अखिलेश यादव। अखिलेश यादव, उनकी तो पार्टी के विधायक थे इरफान सोलंकी, वो जेल चले गए। उनकी पत्नी चुनाव लड़ रही है। उनकी पत्नी चुनाव लड़ रही है और अच्छा चुनाव लड़ेंगी। जो यहाँ का मुद्दा ये है कि यहाँ का विकास, हम लोग विकास के नाम पे हम लोग भैया सुरेश अवस्थी को वोट करना चाहते हैं, भाजपा को वोट करना चाहते हैं। तो क्या इरफान सोलंकी के समय में विकास नहीं हुआ क्या? इरफान सोलंकी के समय मैंने देखा है आज तक यहाँ से सपा ही जीती हुई है, तो मैं सपा को ने जीता, लेकिन सपा ने कोई विकास नहीं किया। तो मैं ये चाहता हूँ भाजपा मैं भाजपा को सपोर्ट करता हूँ, और भाजपा ने हर जगह जब से सरकार आई है भाजपा ने हर जगह विकास किया, तो मैं भाजपा को ही वोट दूंगा। और हमारा कैंडिडेट है सुरेश अवस्थी। भैया हाँ बताएं, भाजपा को तुम बिल्कुल वोट नहीं देंगे, क्योंकि भाजपा ने मंदी ऐसी ला दी है, ऐसी बेरोजगारी ला दी थी। हमारी लड़ाई थी सिर्फ और सिर्फ महंगाई से, बाकी कांग्रेस बहुत अच्छा शासन कर रही थी। भाजपा ने महंगाई तो कंट्रोल नहीं कर पाए, काले कानून इनके और परेशान कर दिए। सीसामऊ चुनाव में केवल एक ही मुद्दा है, केवल हिंदुत्व राजनीति होगी और उसी पे वोट पड़ेगा एक तरफा, सुरेश जी के सब सहयोग में। मतलब हिंदुत्व के नाम पे वोट करेंगे आप? जी। बटोगे कटोगे से प्रभावित है क्या? जी, बटोगे तो कटोगे। अच्छा आप बताइए, लेकिन बटते तो हैं यहाँ हर बार? हाँ, कुछ थोड़े बहुत हैं जो जयचंद टाइप को बटते हैं। बाकी हम लोग यही सोचते हैं कि अब की विधानसभा भाजपा को जितानी है। ये कम से कम इससे पहले पूरे राकेश सोनकर 3 बार विधायक रह चुके हैं, और एक इससे पहले 2017 में सुरेश जी आ रहे हैं, फिर सलील जी आ रहे हैं, फिर सुरेश जी। सीसामऊ विधानसभा क्षेत्र के हो रहे उपचुनावों में जीत दर्ज करने के लिए शीर्ष नेतृत्व को भी भाजपा में जिम्मेदारी सौंपी गई। भाजपा ने अब की बार दलित, ब्राह्मण और सर्व समाज के वोटर्स के जरिए कमल खिलाने का खाका तैयार किया। चुनाव में ताकत झोंकने के लिए मुख्यमंत्री योगी से लेकर अखिलेश यादव तक कानपुर पहुंचेंगे, जो ये तय करने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से इस सीट पर अपना कब्जा जमाया जाए। कानपुर के सीसामऊ की सीट भारतीय जनता पार्टी के लिए बेहद अहम है, क्योंकि यहां पर बीते 3 बार से समाजवादी पार्टी का कब्जा है। लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी ऐसी रणनीति तैयार कर रही है जिससे सीसामऊ की सीट उसके खाते में दर्ज हो जाए, और इसके लिए बूथ अध्यक्षों का सम्मेलन बुलाया गया है। तमाम वरिष्ठ मंत्रियों को चुनाव प्रचार के अभियान के साथ चुनाव प्रबंधन में लगाया गया है। भारतीय जनता पार्टी किसी भी कीमत पर इस सीट को जीतना चाहती है, और उसके लिए हर स्तर पर तैयारी की जा रही है। सीसामऊ विधानसभा क्षेत्र में सबसे अधिक मुस्लिम मतदाता हैं, वहीं दूसरे नंबर पर ब्राह्मण वोटर आते हैं। इनके अलावा अन्य जातियों और वर्ग के मतदाता हैं, लेकिन सबका मिजाज एक जैसा है।
विधानसभा में ज्यादातर लोग सपा को वोट देते हैं और लोकसभा में भाजपा को। उपचुनाव में वोटर्स का रुख क्या रहता है, ये देखने वाली बात होगी। इस बार भाजपा ने ब्राह्मण वोटर्स को साधने की कोशिश की है, वहीं बसपा और आजाद समाज पार्टी के बीच दलित वोटों की जंग होगी। तो एक तरीके से सीसामऊ विधानसभा सीट पर जो विधानसभा की लड़ाई होगी वो बीजेपी के लिए समाजवादी पार्टी का किला ढहाने के बराबर है। इतनी तगड़ी फाइट यहां पर होगी। अब जातिगत मतदाता यहां पर कितने हैं, इनकी संख्या क्या है, वो आपको बता देते, क्योंकि इसी आधार पर जीत हार के जो समीकरण है वो सेट किए जाते हैं। यहां तक कि कैंडिडेट्स के चुनाव का भी सबसे बड़ा पैमाना यही बन जाता है। तो देखिए एक एक करके। मुस्लिम 1.10 लाख, 70 से 75 हजार है ब्राह्मण। दूसरे नंबर पर ब्राह्मण आबादी मुस्लिमों के बाद, यही सबसे इंटरेस्टिंग है क्योंकि ब्राह्मण कैंडिडेट बीजेपी से और मुस्लिम कैंडिडेट समाजवादी पार्टी ने खड़ा किया है। इसके अलावा दलित 60 से 65 हजार है। वैश्य समाज की भी हिस्सेदारी अच्छी खासी कही जा सकती है, 25 से 30 हजार। सिंधी, पंजाबी, सिख ये 20 से 25 हजार के करीब है और कायस्थ 10 से 15 हजार है। अब इसी सीसामऊ विधानसभा सीट पर किसकी कितनी हिस्सेदारी है और आसान तरीके से कैटेगरी में हम आपको समझा देते हैं। देखिए, मुस्लिमों की आबादी कुल मिलाकर के 45%, जनरल कैटेगरी 25%, एससी जो है वो 16%, अन्य की बात करें तो उनकी मात्रा 14% हो जाती है। यानी यहां पर वोटों का बिखराव किसी के भी पक्ष या खिलाफ में जाने की पूरी संभावना है। हालांकि जिन 9 सीटों पर उपचुनाव हो रहा है उनमें सीसामऊ अकेली एकमात्र ऐसी सीट है जहां मौजूदा विधायक की अयोग्यता के चलते उपचुनाव होगा। यह सीट समाजवादी पार्टी विधायक इरफान सोलंकी को सजा सुनाई जाने के बाद खाली हुई है और अब उनकी पत्नी नसीम सोलंकी यहां से सपा की उम्मीदवार है। सीसामऊ की सीट 2012 में परिसीमन के बाद अस्तित्व में आई और इसके बाद से यहां से लगातार 3 बार समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार इरफान सोलंकी ही चुनाव जीतते आए। यह अलग बात है कि भारतीय जनता पार्टी उन्हें हर बार चुनौती देती है, लेकिन बेहद कम मतों के अंतर से बीजेपी हर बार यहां से चुनाव हार जाती है। एक महिला के घर पर आगजनी के एक मामले में सजा मिलने के बाद इरफान सोलंकी की सदस्यता खारिज हो गई और अब यहां पर उपचुनाव में इरफान सोलंकी की पत्नी नसीम सोलंकी को समाजवादी पार्टी ने उम्मीदवार बना दिया। जब से सीसामऊ का विधानसभा सीट का अस्तित्व में आई उसके बाद से लगातार इरफान सोलंकी जी यहाँ से जीतते आ रहे चुनाव। 3 बार के वो विधायक हो गए। इस बार जिम्मेदारी आपके कंधों पर है। क्या लग रहा है आपको, कितनी कामयाबी की उम्मीद है आपको? इंशाल्लाह हम पूरी कोशिश करेंगे और जनता के दिलों में अपनी जगह बनाने के लिए और जो है इंशाल्लाह कामयाब होंगे। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर काफ़ी प्रचार कर रही इस बार हम लोग यहाँ पर इतिहास बदलेंगे। आज बड़ी मीटिंग भी थी यहाँ पर, ब्रजेश पाठक तमाम जो दूसरे मंत्री थे वो आए हुए थे। तो जिस तरीके की रणनीति बनाई जा रही है या जो कहा जा रहा है कि बटोगे कटोगे, इस तरीके के नारे, तो बटोगे कटोगे और पीडीए, इन दोनों में कितना मुकाबला आप देख रहे हैं? अभी इसके लिए हम नहीं बोल पाएंगे इसके लिए, क्योंकि इसके लिए हमारे बड़े बैठे हैं और काफ़ी लोग हमारी भी पार्टी के लोग हैं जो तैयारी करवा रहे हैं, तो इसके लिए भी हमें कुछ नहीं कहना है। अच्छा, एक बहुत सुर्खियाँ हुई आपकी, आपने शिवालय गई थी, वहाँ पर आपने जलाभिषेक किया, दीपक वगैरह जलाया, उसको लेकर के भी भारतीय जनता पार्टी अपने मंच से कह रही थी कि इस तरीके से आपको कोई सहानुभूति या कोई उसका फ़ायदा नहीं मिलेगा, आप चाहे जितना भी मंदिर चले जाए, कहीं चले जाएं। ये दरअसल एक तरीके का पॉलिटिकल स्टंट है कि जिससे हिंदू वोट भी आपके पास आ जाए। क्या आपको क्या लग रहा है? और फतवा भी कोई जारी कर दिया गया? नहीं, हम जिस दिन मंदिर गए थे उसी दिन हम गुरुद्वारे भी गए थे, उसी दिन रात में, और अभी हम एक आध दिन में चर्च भी जाएंगे और हम दरगाह भी गए। शुरुआत हमने अजमेर शरीफ से करी है, तो कहीं कोई वोट के लिए हम नहीं जा रहे हैं। मेरा जो कार्यकर्ता मेरे साथ चलता है, जो मेहनत कर रहा है, तो उनकी खुशी के लिए उन्होंने बोला वहाँ दिया लगा जलाना है और मुझे जो है अपने परिवार को आप दिवाली की शुभकामनाएं, तो बस इस वजह से हमारा जाना हुआ था मंदिर। मतलब आप सभी को साथ लेके चलो? बिल्कुल, हम हर धर्म के साथ लेकर चलते हैं, क्योंकि हर धर्म मुझे और मेरे शौहर, मेरे मरून ससुर सबको वोट करते हैं। नसीम सोलंकी समाजवादी पार्टी के पीटीए फॉर्मूले पर काम कर रही हैं। इसकी वजह है कि सीसामऊ की सीट मुस्लिम बहुल है और अगर इसमें अल्पसंख्यक मतों के साथ पिछड़े और दलित आ जाएं तो समाजवादी पार्टी को जीतने से कोई नहीं रोक सकता। यही वजह है कि नसीम सोलंकी शिवालय जाती हैं, गुरुद्वारा भी जाती हैं, चर्च और मजार पर भी माथा टेक रही हैं। यहां बीजेपी के लिए चुनौती यह है कि हिंदुओं की सभी जातियों को अगर जोड़ दिया जाए तो बीजेपी की जीत को कोई नहीं रोक सकता। लेकिन बीजेपी को निराशा इस बात से होती है कि मुस्लिम मत एक तरफा समाजवादी पार्टी को जाते हैं और हिंदू मतों में बिखराव है।
इसलिए कभी 5,000 तो कभी 10,000 मतों के अंतर से यहां भाजपा चुनाव हार जाती है। इस बार बीजेपी ने बड़े बड़े रणनीतिकारों को मैदान में उतार दिया। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक हों या अनुभव के लिहाज से सबसे वरिष्ठ मंत्री सुरेश खन्ना, इनके साथ नितिन अग्रवाल, राकेश सचान जैसे दूसरे मंत्री भी यहां बूथ अध्यक्षों से लगातार बातचीत कर रहे हैं और उन्हें चुनाव जीतने का मंत्र दे रहे हैं और बता रहे हैं कि कैसे मतदाताओं के बीच जाना है और उनसे क्या क्या कहना है। ब्रजेश पाठक कह रहे हैं कि इस बार हिंदू मत एकजुट रहेगा और बीजेपी को चुनाव जीतने से कोई नहीं रोक सकता। किन मुद्दों के साथ यहाँ पर सीसामऊ की सीट बहुत टफ मानी जाती है, भारतीय जनता पार्टी कैसे जीतेगी? आप देख रहे हैं बड़ी संख्या में यहाँ हमारे साथी इकट्ठा हैं, हजारों की संख्या में सीसामऊ का चुनाव इस बार प्रचंड बहुमत के साथ बीजेपी जीतने जा रही है। सुरेश अवस्थी जी जन जन के लोगों का आशीर्वाद ले रहे हैं, सर्व समाज का आशीर्वाद ले रहे हैं। सभी लोगों का मानना है कि इस बार सीसामऊ में भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय उम्मीदवार सुरेश अवस्थी जी जीतने जा रहे हैं। फार्मूला क्या होगा पीडीए के खिलाफ? फार्मूला क्या है पीडीए का? मैंने बताया कि सर्व समाज को जोड़ करके, एक एक व्यक्ति को जोड़ करके हम जीतेंगे। सुरेश अवस्थी को भाजपा ने यहां मैदान में उतारकर एक तरीके से 70,000 ब्राह्मण को एकजुट रखने का प्रयास किया है। अब अगर इसमें दलितों का थोड़ा भी हिस्सा आ जाए और कायस्थों के साथ ठाकुर और ब्राह्मण हिंदुत्व के नाम पर एकजुट हो जाएं, तो भारतीय जनता पार्टी की राह आसान हो जाएगी। इसलिए सुरेश अवस्थी नसीम सोलंकी के शिवालय जाने पर सवाल खड़े कर रहे हैं। यहाँ ही नहीं, मुस्लिम क्षेत्रों में भी भाजपा के साथ परिवर्तन लाने के लिए लोग उत्साहित हैं। ये बताइए, नसीम सोलंकी सिंपैथी के आधार पर वोट मांग रही है, आप लोग क्या कह के जाएंगे? क्योंकि मुस्लिम मतदाता एकजुट हो जाता है, ब्राह्मण यहाँ पर 70,000 से ज्यादा है, लेकिन पिछड़ी जातियों को साथ लिए बगैर आप जीत नहीं पाएंगे, तो क्या रणनीति? देखिए, सिंपैथी उनके साथ नहीं है। अगर सिंपैथी होती तो जिस समय वो जेल गए थे, मैं कानपुर के मुसलमानों को, खास तौर से सीसामऊ के मुसलमानों को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने एक काली पट्टी बांधकर भी विरोध नहीं किया। तो सिंपैथी नाम की चीज उनके साथ कोई नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को लोग आशीर्वाद देने के लिए तैयार हैं। भोले बाबा के दर्शन करने गई थी नसीम सोलंकी, उनको भगवान सद्बुद्धि दे। अगर उनको लेना है आशीर्वाद तो जाके उस महिला से ले जिसका घर उजाड़ा है, जाकर मस्जिद में जाकर उसके लिए दुआ करे। उसका मंदिर में जाने के बाद भी हमने देखा है व्हाट्सएप पे कि बाद में वो कह रही थी, वो मेरी बहन कह रही थी मुझे कुछ लोगों ने जल चढ़ाने के लिए कह दिया, चली गई थी। तो वो तो जो उसके साथ चलने वाले लोग हैं, वो बेचारी कह रहे कि क्या जो कहता है वो करती है। उनके निश्चित तौर से हिंदू धर्म संगठनों ने उस मंदिर को धोया है और उस मंदिर को पाक साफ किया है। आगे से चूंकि रात के अंधेरे में अकेले गई थी, मंदिर के प्रबंधक से मेरी बात हुई, उन्होंने कहा मेरे संज्ञान में नहीं है, मुझे मालूम है कि अब वो दोबारा ऐसी गलती नहीं करेगी।